Hello everyone, a beautiful good morning to all, सुप्रभात and welcome back to my channel. I am पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 11th ऑफ मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर अभी तक आप लोगों ने 10th ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। वहां पर हम लोगों ने आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी पे बात की थी। हमने वहां पर डिस्कशन किया था कि एमपी का 9th नंबर का और भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है। इसके अलावा मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट लिस्ट भी प्रोवाइड की थी जिसमें स्टेट वाइज 58 टाइगर रिजर्व थे जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी थी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने 10th ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और आज हम 11th ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम छोटी छोटी सी जो रिपोर्ट्स आती हैं जैसे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइंस कौन सी है, भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है। इसके अलावा दो गवर्नमेंट स्कीम है जिनकी एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की है। फिर हमें यहाँ पे एसबीआई ने कुछ नए नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, उस पर डिस्कशन करना है। और हमें यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन पे बात करनी है। ठीक है, वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आज की क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी। ठीक है, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम से भी आप वीडियो की पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे करेंट अफेयर्स डेली होते हैं और आपके सभी वनडे एग्जाम्स को कवर करते हैं, चाहे आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर करते जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सो स्टार्ट कर लेते हैं विथ फर्स्ट न्यूज। इंडिगो बिकम द वर्ल्ड सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन इन द सीट कैपेसिटी। मतलब नंबर ऑफ सीट्स कब इंक्रीज होंगी, जब नंबर ऑफ फ्लाइट्स इंक्रीज होंगी। सिंपल सी कहानी है, क्लियर है। तो इंडिगो जो है वर्ल्ड में सेकेंड नंबर की फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइंस बन चुकी है इन द टर्म्स ऑफ सीट कैपेसिटी। यहाँ पर इंडिगो में हर साल 10.1 मतलब 10.1% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है। और इंडिगो के पास जो टोटल सीट है मतलब जितने पैसेंजर्स को वो सर्व कर सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 134.9 मिलियंस हो गई हैं। तो इंडिगो सीट कैपेसिटी इंक्रीज बाय द 10.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, रीचिंग 134.9 मिलियन सीट्स इन 2024। और यहाँ पर इंडिगो सेकेंड नंबर पे है वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइंस इन द टर्म ऑफ सीट कैपेसिटी। एंड फर्स्ट नंबर पे है कतार एयरवेज और इनकी ग्रोथ 10.4% आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंडिगो फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन है इन द फ्लाइट फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी फ्रिक्वेंट आपकी फ्लाइट्स है, कितना ज्यादा आप डेस्टिनेशंस को कवर करते हैं। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड मतलब ओएजी रिपोर्ट आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसमें बताया गया है कि इंडिगो की जो फ्लाइट फ्रीक्वेंसी है वो 9.7% इंक्रीज हुई है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा रहे हो, आप नंबर ऑफ फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो, आप वर्ल्ड में सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन बन गए हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपने कुछ ना कुछ प्रोक्योरमेंट तो किया होगा, आपने कोई ना कोई नई एयरलाइंस को परचेज तो किया होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इंडिगो जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ऑर्डर करता है ग्लोबली। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में एयरक्राफ्ट को ऑर्डर करने का काम कौन कर रहा है फिलहाल में, इंडिगो कर रहा है। इंडिगो के 900 एयरक्राफ्ट जो है वो पाइपलाइन में है, मतलब जिनको ऑर्डर किया गया है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, जिनकी डिलीवरी इंडिगो को की जाएगी। इसके अलावा 2024 में इंडिगो ने 58 नए एयरबस के एयरक्राफ्ट को परचेज किया था और भारत की ये एयरबस की सबसे बड़ी डिलीवरी आपको देखने को मिल जाएगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो 2449 करोड़ रुपीस है। 18% का डिक्लाइन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है नेट प्रॉफिट में। ठीक है, रिवेन्यू तो 22,000 करोड़ रुपए की इन्होंने रिवेन्यू को जनरेट करने का काम किया है। डन इतनी चीजें, तो दो बातें याद रखने की इंडिगो जो है वो दो अलग अलग कैटेगरी में वर्ल्ड की सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन है। पहले है इन द टर्म्स ऑफ सीट कैपेसिटी और दूसरी है फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन इन द फ्लाइट फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं अमूल के बारे में। ठीक है, अमूल ब्रांड सभी ने सुना होगा इसके बारे में।
और 2025 काफी खास भी है। क्यों है 2025 खास? क्योंकि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेट कर रहे हैं और अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और 2025 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अमूल रैंक एज अ थर्ड मोस्ट वैल्यूड ब्रांड इन इंडिया। तो यहाँ पर देखोगे कि सबसे वैल्यूड ब्रांड कौन सा बन गया है? अमूल बन गया है। अमूल एकमात्र ऐसी एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी है जो कि टॉप 3 में आपको देखने को मिल जाएगी। तो अमूल इंडियाज लीडिंग डेयरी कोऑपरेटिव हैज रैंक थर्ड इन द प्रेस्टिजियस यूजीओवी इंडिया वैल्यू रैंकिंग और केवल एक एकमात्र एफएमसीजी कंपनी है जो टॉप 3 में आई है। फर्स्ट नंबर पे अमेजॉन है, सेकंड नंबर पे फ्लिपकार्ट और थर्ड नंबर पे आपको अमूल, फिर फोर्थ नंबर पे तनिष्क है, फिफ्थ नंबर पे आपका मेक माई ट्रिप है। तो आप टॉप 3 याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव हम मना रहे हैं 2025 को। चलिए, अब यहाँ पर एक और इंडेक्स पब्लिश हुआ है जिसका नाम है ग्लास सीलिंग इंडेक्स। ग्लास सीलिंग इंडेक्स क्या होता है? ये इंडेक्स बताता है कि कौन सी ऐसी कंपनीज है या ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहां पर महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा है वर्किंग में, महिलाओं का जो एनवायरनमेंट है काम करने का वो ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, पे स्किल कैसी है फीमेल के बीच में और मेल के बीच में। तो इस तरीके के 10 पैरामीटर्स होते हैं जिस पर बेस्ड ग्लास सीलिंग इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। तो इकोनॉमिस्ट ने पब्लिश किया है ग्लास सीलिंग इंडेक्स जिसमें बताया गया है कि 29 कंट्रीज में किस तरीके से फीमेल को ट्रीट किया जाता है इन द वर्क प्लेस। और ये जो 29 कंट्रीज है जिनको रैंकिंग में शामिल किया गया है वो सभी की सभी ओईसीडी कंपनीज हैं, ओईसीडी कंट्रीज हैं। ओईसीडी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो सिंपल सी बात है कि केवल यहाँ पे 29 कंट्रीज को शामिल किया गया है जो कि ओईसीडी की कंट्रीज हैं और भारत जो है वो इंडिया जो है वो ओईसीडी का पार्ट नहीं है, मतलब इंडिया इस रैंकिंग में इंक्लूड नहीं है। तो कोई भी नहीं पूछेगा कि भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की कोई रैंकिंग नहीं है। रीजन इज दैट कि यहाँ पर केवल ओईसीडी कंट्रीज को शामिल किया गया है एंड इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ ओईसीडी ग्रुप। अब यहाँ पे 10 पैरामीटर्स है, 10 क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे ग्लास सीलिंग इंडेक्स को पब्लिश किया गया है। जैसे कि हाउ मेनी वीमेन कंप्लीट हायर एजुकेशन, कितनी महिलाओं ने हायर एजुकेशन को कंप्लीट किया है, कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने जीमेट के एग्जाम को दिया है, कितनी फीमेल परसेंटेज वाइज हैं जो कि वर्क कर रही हैं, फिर पे डिफरेंस कितना है बिटवीन द मेल और फीमेल्स, नंबर ऑफ वीमेन इन द मैनेजमेंट रोल, फिर नंबर ऑफ वीमेन ऑन द कंपनी बोर्ड, नंबर ऑफ वीमेन इन द गवर्नमेंट, फिर कॉस्ट ऑफ चाइल्ड केयर आफ्टर सब्सिडरी, फिर कितना यहाँ पर लीव दिया जाता है मदर्स को और कितना यहाँ पे फादर को पे किया जाता है। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे स्वीडन है, सेकेंड नंबर पे आइसलैंड, थर्ड नंबर पे फिनलैंड, नॉर्वे एंड पोर्चुगल है। तो स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड ये आपको तीनों एक तरीके से यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज देखने को मिलेंगी जो कि टॉप 3 कंट्रीज हैं फॉर वर्किंग वीमेन। अब यहाँ पे बात हुई थी ओईसीडी के बारे में। तो ओईसीडी 38 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कि डेमोक्रेसी को और फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। इसका फॉर्मेशन 1960 में हुआ था, हेडक्वार्टर पेरिस में है और भारत इसका पार्ट नहीं है। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विस रिपोर्ट, मतलब यहाँ पर दुनिया भर की जो आईटी कंपनीज हैं उनकी यहाँ पे रैंकिंग की गई है। तो यहाँ पे एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है विच इज असेंचर। तो असेंचर जो है वो टॉप पोजीशन पे है, वो भी कॉन्जिगेटिव 7 ईयर। असेंचर की ब्रांड वैल्यू 41.50 बिलियन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया में सेकेंड नंबर पे आप देख सकते हो टीसीएस है और थर्ड नंबर पे इन्फोसिस है। तो अगर बात करते हैं वर्ल्ड के टॉप 3 आईटी सर्विस ब्रांड के बारे में इनकी ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंगली, तो फर्स्ट नंबर पे है असेंचर जो कि अमेरिका की कंपनी है जिसकी ब्रांड वैल्यू $41 बिलियन है। सेकेंड नंबर पे टीसीएस है, इंडिया की कंपनी है, ब्रांड वैल्यू $21 बिलियन है। थर्ड नंबर पे इन्फोसिस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर टॉप 25 आईटी कंपनीज की रैंकिंग की गई है और जो टॉप 25 आईटी कंपनीज हैं इनकी टोटल जो ब्रांड वैल्यू है $163 बिलियन है।
पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम हेक्साबेयर जो हमारी आईटी कंपनी है, हेक्साबेयर टेक्नोलॉजी ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विस की टॉप 25 कंपनीज की लिस्ट में शामिल हुई है। इसकी रैंकिंग 24 नंबर पे है। तो अगर मैं आपको इंडियन ब्रांड्स के बारे में बात करूं तो आपने देख लिया, सेकेंड नंबर पे टीसीएस आ गया, थर्ड नंबर पे इन्फोसिस आ गया, यहाँ पर 8th नंबर पे विप्रो, 9th पर एचसीएल है, 12th पे टेक महिंद्रा, 15 पे एलटीआई, माइंडट्री और 24 में फॉर द फर्स्ट टाइम शामिल हुई है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो ये हमारे देश की कुछ कंपनीज है, आईटी कंपनी, जो कि टॉप 25 में शामिल है। तो आप देख सकते हैं काफी सारी आईटी कंपनीज जो हैं वो भारत की हैं, जो टॉप 25 में शामिल की गई हैं बाय द ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा सामने आया था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। नाउ अब बारी आती है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि फरवरी मंथ की कंप्लीट मैगजीन कब आएगी। तो 13 मार्च को फरवरी मंथ की कंप्लीट मैगजीन आ जाएगी। फिलहाल में आपके पास दो इंपॉर्टेंट मैगजीन अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। पहला है हमारी फरवरी मंथ की बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन, जिसमें फरवरी मंथ की कंप्लीट बैंकिंग थ्योरी और फरवरी मंथ के बैंकिंग पर बेस्ड टॉप 100 एमसीक्यू इसमें शामिल है। दूसरी हमारी जो मैगजीन है वो है फरवरी मंथ की टॉप 300 एमसीक्यू, जिसमें नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, ओबीचुरी सभी पर बेस्ड 300 एमसीक्यूज हैं और पूरे मंथ का वन लाइनर इसमें इंक्लूड किया गया है। ये दोनों मैगजीन आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। ठीक है जी, और आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। यहाँ तक अगर मैटर क्लियर हो गया है, सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन पे क्लिक करने में थोड़ा कंजूसी मत किया करो, जीएसटी डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती लाइक करने से। ओके, चलो नेक्स्ट कहानी को हम समझते हैं। अब बात करते हैं दो स्कीम्स के बारे में। तो यहाँ पर 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। आई होप आपने इस स्कीम को पहले भी सुना होगा और पढ़ा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है हमारे देश के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग काम करते हैं उनको बेसिकली एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लॉन्च किया गया था। क्योंकि हमारे देश का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो हमारे जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूट करता है। 2024 के डेटा के अकॉर्डिंगली ये जो ई श्रम पोर्टल है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, और इस पोर्टल पे आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज भी काम करती हैं, और जितने भी मिनिस्ट्रीज के इनिशिएटिव होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को पता चल सकते हैं। इसलिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल में 2024 तक 30.51 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर ने रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस के बारे में, तो 36 राज्यों में, 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और टॉप 5 स्टेट कौन से हैं? हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड छत्तीसगढ़। नाउ बात करते हैं स्कीम के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को हमने 2019 में अनाउंस किया था इंतरिम बजट में। ये वॉलेंट्री और एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है और इसको मैनेज करने का काम एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वो सभी लोग जिनकी मंथली इनकम अप टू 15,000 रुपीज है, ठीक है, वो इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं और आपको एक मिनिमम अमाउंट प्रीमियम पे करना होता है। उसके बाद 3,000 रुपए की मिनिमम पेंशन आपकी बनती है जब आप 60 ईयर को क्रॉस कर लेते हैं। इसमें जो प्रीमियम कंट्रीब्यूशन है वो डिफर करता है 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक, डिपेंड करता है कि आप किस एज में एनरोलमेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो 18 साल से लेकर 14 साल तक के लोग जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो 55 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच का कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, और जब वो 60 ईयर्स के हो जाएंगे तो उनको यहाँ पर 3,000 रुपीज मंथली पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं है, अगर यहाँ पर बात करते हैं जो बेनिफिशियरी है, जो सब्सक्राइबर है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे उनको 50% यहाँ पर अमाउंट दिया जाएगा पेंशन का। ये आपको स्कीम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है पोषण अभियान। पोषण अभियान के भी 7 ईयर कंप्लीट हुए हैं रिसेंटली। पोषण अभियान 2018 में 8 मार्च को लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इसको राजस्थान से लॉन्च किया गया था। ठीक है, पोषण अभियान बेसिकली फोकस क्या करता है? हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 0 से लेकर 6 ईयर्स के बीच में है,
उन बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्रेग्नेंट वीमेन को और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम पोषण अभियान करता है। क्लियर? तो याद रखना है 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी और इसके रिसेंटली 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। पोषण का फुल फॉर्म क्या होता है? पोषण का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान। ठीक है जी। अब ये रन होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्टेट और यूनियन मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो फंड का कंट्रीब्यूशन है वो 60:40 है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट के लिए 90:10 आपको देखने को मिल जाएगा। और वो सभी यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, जिसमें विधानसभा नहीं है, उनके लिए 100% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखो 270 डेज होते हैं प्रेगनेंसी के, फिर एक साल आपका फर्स्ट ईयर 365 डेज और सेकेंड ईयर 365 डेज। तो यहाँ पे बच्चों को और जो प्रेग्नेंट वीमेन है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। तो मिनिमम 1000 डे का तो आपको न्यूट्रिशन पोषण अभियान में प्रोवाइड किया जाता है, ये टारगेट है। पोषण 2.0 की शुरुआत 2021 में हुई थी और पोषण अभियान की शुरुआत 2018 में हुई थी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हिफाजत। नाम से समझ में आ रहा है, हिफाजत करना मतलब सामने वाले जो भी पर्सन है, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, कोई भी है, उनकी रक्षा करना, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करना। तो उसी तरीके से फीमेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने फीमेल की सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत यहाँ पर की है। पंजाब में जो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं बलजीत कौर, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि 24/7 अवेलेबल होगा। अगर कोई भी महिला है जिसके साथ कोई वायलेंस हो रहा है, एट्रोसिटी हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे आप इन चाइल्ड केयर ये जो आपके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इन पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है तो ये अलग से इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी बनाया गया है। आपका जो डेटा है उस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचाया जाएगा इमीडिएट बेसिस पे एक्शन लेने के लिए। अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट, अलग अलग एजेंसी ग्राउंड में रहकर इस पे काम करेंगी, इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। तो खास बात क्या है कि 24/7 वीमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है इमीडिएट सपोर्ट के लिए। वीमेन हेल्पलाइन नंबर 181 है और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई भी बच्चा है जो फेस कर रहा है एब्यूज और एक्सप्लॉइटेशन और वायलेंस, तो यहाँ पर रिपोर्ट की जा सकती है। यहाँ पर इमरजेंसी केसेस में डायरेक्टली जो कॉल है वो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट टीम को या सिस्टम को प्रोसीड कर दिए जाएंगे इमीडिएट बेसिस पे एक्शन लेने के लिए। इसका पर्पस है डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट किया जाए, फास्टेस्ट तरीके से, फास्ट ट्रैक तरीके से लीगल और मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाए विक्टिम को। ठीक है। पुलिस रिस्पांस को हमें क्या करना और बूस्ट करना है। ठीक है। फीमेल्स के लिए, बच्चों के लिए जो आपका एनवायरनमेंट है वो सिक्योर करना है। इसलिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत पंजाब गवर्नमेंट ने की है। नेक्स्ट बात करेंगे शौर्य वेदनाम। ठीक है। शौर्य वेदनाम एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है। इसका पहला एडिशन रिसेंटली कंक्लूड हुआ है मोतिहारी सिटी ऑफ ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। तो ये पहला शौर्य वेदनाम ये पहला शौर्य वेदनाम उत्सव था। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, देखो, यहाँ पर हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने इस उत्सव को ऑर्गेनाइज किया था मोतिहारी सिटी में, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। ठीक है। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था, इसमें आर्म फोर्स पर्सनल शामिल हुए थे। आर्म फोर्स पर्सनल के पास जो भी इंपॉर्टेंट न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे कि K9 वज्र, ऐसी टेक्नोलॉजी को शोकेस किया गया और यूथ को इनकरेज किया गया कि वो भी इंडियन आर्म फोर्स सर्विसेज को ज्वाइन करे। इस इवेंट को इनॉग्रेट करने का काम बिहार के जो राज्यपाल है, जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। ये पहला एडिशन है सौर वैधनाम उत्सव का, जिसमें भारतीय सेना ने अपने अद्भुत कर्तव्य को दिखाया मोतिहारी सिटी में, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। ठीक है। नाउ बात करेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला एडिशन हुआ था वो कब हुआ था? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला एडिशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 2023 में। इसमें विक्ट्री किसने जीती थी? सबसे ज्यादा मेडल इसमें जीते थे हरियाणा ने, तो हरियाणा यहाँ पर टॉप पर था। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में।
इनकी शुरुआत होगी नई दिल्ली में 20 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में, जिसमें 6 अलग अलग इवेंट्स होंगे: आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग एंड टेबल टेनिस। ठीक है, तो जब नई दिल्ली में से कंक्लूड किया जाएगा 27 मार्च को, तो हम 28 मार्च को मेडल टैली देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बोलगार्ड 3 इन पंजाब। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा बीटी ब्रिंजल के बारे में, बीटी कॉटन के बारे में। ये क्या है? तो बेसिकली ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे, जो ब्रिंजल है, जो भट्टे होते हैं, उनमें जनरली कीड़े लग जाते हैं। जो कॉटन होते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो क्रॉप तो खराब हो गई। हमें क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इसलिए यहाँ पे रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने क्या किया है, यहाँ पर जो जेनेटिकली मॉडिफाई वैरायटी बनाई है, जो कि आपके कीड़ों से बचाती है आपकी क्रॉप को। उससे ही हम बीटी ब्रिंजल या फिर बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन वैरायटी है जिसका नाम है बोलियार्ड 3। अब यहाँ पे पंजाब के जो किसान हैं, वो यहाँ पे इसी बोलियार्ड 3 की डिमांड कर रहे हैं। इसे डेवलप करने का काम मॉन्सेंटो ने किया है, जो कि एक पेस्ट रेजिस्टेंस आपको सीड या वैरायटी देखने को मिलेगी कॉटन की। इसमें जो बीटी प्रोटीन यूज किया गया है, वो क्राई 1AC, क्राई 2AB और VIP3A नाम से प्रोटीन यूज किया गया है। ये क्या करते हैं, जो भी इंसेक्ट होते हैं, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके नॉर्मल गट फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण उन इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है, जिससे हम यहाँ पर हेल्दी क्रॉप्स को ग्रोथ कर सकते हैं, उनकी ईल्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये BT3 है, मतलब आपका थर्ड नंबर की कॉटन की वैरायटी है। फर्स्ट नंबर की डेवलप हुई थी 2002 में, सेकेंड नंबर की 2006 में, और अब थर्ड नंबर की डिमांड की जा रही है बाय द पंजाब फार्मर्स। क्लियर? नेक्स्ट, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च कोलेट्रल फ्री डिजिटल SME लोन फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ पे वो सभी महिलाएं जो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती हैं, तो SBI ऐसी महिलाओं को कोलेट्रल फ्री डिजिटल स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मतलब SME लोन प्रोवाइड कर रहा है अंडर द SBI अस्मिता स्कीम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि SBI अस्मिता स्कीम क्या है, तो SBI अस्मिता स्कीम एक कोलेट्रल फ्री डिजिटल SME स्कीम है, जो कि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए महिलाओं को कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करती है। इसमें किसी भी प्रकार की फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपकी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी या GST नंबर है, बैंक के जो स्टेटमेंट है, वहां से डेटा को कलेक्ट करके आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा SBI ने नारी शक्ति प्लेटिनम डेबिट कार्ड की शुरुआत भी की है। अलग अलग सेगमेंट में जो अलग अलग वीमेंस काम करती हैं, महिलाएं अलग अलग बिजनेस को रन कर रही हैं, तो इनको कई सारी फाइनेंशियल नीड की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए नारी शक्ति प्लेटिनम डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। ये जो डेबिट कार्ड है, ये 100% रिसाइकल प्लास्टिक से तैयार किया गया है, जो फीमेल की लाइफ स्टाइल में, उनकी ट्रैवलिंग में, उनकी जो भी नीड्स होती, इंटरटेनमेंट है, शॉपिंग्स है, उनको फुलफिल करने में कवर करेगा, हेल्प करेगा। इसके अलावा अब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, आप देख रहे हैं जो न्यू पेरेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं अबाउट द एजुकेशन, अबाउट द मैरिज, क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, महंगाई इतना ज़्यादा है, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पर SBI ने 2 नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ये बच्चों के लिए हैं। 2 नए चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान भी SBI ने लॉन्च किए हैं, जिसका नाम है स्मार्ट फ्यूचर स्टार्ट एंड स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर। तो अगर आपसे पूछा जाए स्मार्ट फ्यूचर स्टार चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान किसने लॉन्च किया है, तो SBI लाइफ ने किया है। अब रिसेंटली अलग अलग बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट आए थे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे के ओकेजन पे फोन पे ने एक कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसका नाम है इंश्योरिंग हीरोज। फिर हमने देखा था HDFC बैंक ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट HAKK। कल के करंट अफेयर्स में हमने देखा था हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र, जो कि जो आपकी इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल, उनकी फैमिली और बैटनर्स हैं, उनको बेसिकली सपोर्ट करता है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने प्रू गिफ्ट सिलेक्ट लॉन्च किया था फॉर गारंटीड इनकम। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है Rupee 112। Rupee 112 के फाउंडर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है विकास गोयल। तो विकास गोयल Rupee 112 के फाउंडर हैं। इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला फुली ऑटोमेटेड व्हाट्सएप लोन। मतलब अगर आपको लोन की जरूरत है 5,000 से लेकर
1 लाख रुपए तक के लोन की जरूरत है, तो आप अपने जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, बस आपको मैसेज करना है कि हमें लोन चाहिए, आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है। तो Rupee 112 एक गुड़गांव बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है जो जिसने इंडिया का पहला फुली ऑटोमेटिक लोन डिसबर्सर सर्विस स्टार्ट की है वाया व्हाट्सएप। ठीक है। इसमें जो भी सैलरीड प्रोफेशनल है, अगर उनको इंस्टेंट अनसिक्योर लोन चाहिए है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बस व्हाट्सएप नंबर से आपको मैसेज करना है। आपको 5,000 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपए तक का आपको क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, और ये आपके जो पेपर वर्क है उसको रिड्यूस करता है, एलिमिनेट करता है। किसने लॉन्च की है ये फैसिलिटी, Rupee 112 ने। और Rupee 112 के फाउंडर कौन है, आंसर हो जाएगा विकास गोयल। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना, क्योंकि जो यूपीआई से संबंधित चीजें होती हैं वो जरा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पता है अभी आपका एसबीआई का मेंस है, तो जरा थोड़ा सा फोकस करो। ठीक है। पेटीएम इंट्रोड्यूस यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक विथ ऑटो पेमेंट फ्रॉम द बैंक अकाउंट। देखिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते होंगे। ठीक है। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, शेयर्स को खरीदते होंगे, शेयर्स को बेचते होंगे। तो आपका एक अलग से इंडिविजुअल अकाउंट होता है और ये आपका एक सेविंग अकाउंट है। तो आपको क्या करना पड़ता है ट्रेडिंग करने के लिए, टाइम टू टाइम अपने सेविंग अकाउंट से फंड को ट्रांसफर करना होता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। ऐसा होता है ना, सेविंग अकाउंट से हम बार बार हर महीने कई बार जब भी हमें ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, हम सेविंग अकाउंट से फंड को ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। और हर बार आपको एक यूपीआई पिन की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो इन सारी झंझटों को एलिमिनेट करने के लिए इस नई फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है पेटीएम ने। तो पेटीएम हैज लॉन्च अ न्यू फीचर इन अ पेटीएम यूपीआई, जिसका नाम है यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक। ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको बार बार इस ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालने की जरूरत नहीं है। आप अपने सेविंग अकाउंट में ही पैसे को ब्लॉक कर सकते हैं, कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 10,000 रुपीज ब्लॉक कर लिए हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ये ट्रेडिंग के लिए जो आपने अमाउंट ब्लॉक किया है वो आपके सेविंग अकाउंट पे रहेगा। आपको इस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। जब आप ट्रेडिंग सक्सेसफुली कर लोगे, जब आपका ट्रांजेक्शन अप्रूव हो जाएगा, तब आपके सेविंग अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। उसके पहले तक ये पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। क्या किया जा रहा है यहाँ पर, सेविंग अकाउंट में आप क्या कर रहे हो, अपने पैसे को ब्लॉक कर रहे हो। मान लेते हैं 10,000 रुपए आपने सेविंग अकाउंट में ब्लॉक किया कि इसकी मैं ट्रेडिंग करूंगा। आपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा नहीं भेजा है, आपका पैसा सेविंग अकाउंट में है। ठीक है। आपके अकाउंट में पैसा रहेगा, आपको इसका इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करोगे और ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, तो सेविंग अकाउंट से आपका ये जो पैसा है वो डिडक्ट हो जाएगा। With this update, investor can block money in their bank account instead of transferring large amount to broker app in the advance, जिससे ट्रेडिंग और भी ज्यादा कन्वीनियंट और सेफ हो जाएगी। जब ट्रेडिंग एक बार कंप्लीट हो जाएगी, तो एग्जैक्ट अमाउंट जिसकी आपने ट्रेडिंग की है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। इतनी चीजें। यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक को सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इससे आपको रिपीटेड यूपीआई पिन एंटर करने की जरूरत नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगी। आप कंटिन्यूसली इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, और आप पेटीएम ऐप पर अपने फंड को इजीली मैनेज भी कर सकते हो। इस फैसिलिटी को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, अब 23-24 में सेबी को कितना प्रॉफिट हुआ, वो बातें यहाँ पर पब्लिश की गई हैं। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया है कि सेबी सेबी की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है वो 48% है। मतलब इनकी जो इनकम इंक्रीज हो रही है वो 48% है। और यहाँ पे 2075 करोड़ रुपीस की इनकम जनरेट की है सेबी ने इन 23-24। ऐसा क्यों हुआ है, तो मैक्सिमम जो सोर्स है इनकम के, इन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन फीस जो होती है वो इंक्रीज कर दी है। इसके कारण इनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इनकम जनरेट हुई है। फी इनकम 1851 करोड़ रुपीस है, जो कि आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। टोटल एक्सपेंडिचर 1000 करोड़ रुपीस है, जो कि इंक्रीज हुआ है। ये बातें यहाँ पे पब्लिश की गई हैं। चलिए लास्ट में बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट पर्सन एंड न्यूज। इम्पोर्टेंट पर्सन एंड न्यूज हम देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले पर्सन न्यूज में है जिनका नाम है मार्क कार्ने। मार्क कार्ने कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन यहाँ पे उनकी जो पब्लिक है, जनता है, वो सेटिस्फाइड नहीं थी। इसके कारण यहाँ पे मार्क
कार्ने को अपॉइंट किया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। इसके अलावा ये किस पार्टी से हैं? लिबरल पार्टी से हैं। तो लिबरल पार्टी के नए लीडर भी आपको यही देखने को मिलेंगे। ये एक बैंकर रहे हैं, इन्होंने गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ कनाडा में काम किया है और गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी काम किया है 2013 से 2020 के बीच में। और ये पहले नॉन सिटीजन हैं जिन्होंने यूके के सेंट्रल बैंक को हेड किया था। तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं जो कनाडा की गवर्नमेंट को संभाल रहे हैं, कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस करने का काम किया है। अगले पर्सन है विकास। अब पेट्रोल की जरूरत तो पड़ती है भाई विकास के लिए, है कि नहीं? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के नए सीएमडी फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स कौन बने हैं? विकास कौशल बने हैं। तो विकास कौशल एचपीसीएल के सीएमडी बन चुके हैं 5 सालों के लिए। और पहली बार हुआ है जब किसी प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव हमारे देश की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑयल एंड इंडस्ट्री कंपनी को लीड कर रहे हैं। एचपीसीएल का फॉर्मेशन 1974 में हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। अब अजय देवगन। अजय देवगन ने लॉन्च किया है एक नया कंपनी जो कि एक एआई ड्रिवन मीडिया कंपनी है जिसका नाम है प्रिज्मिक्स। तो प्रिज्मिक्स क्या है? प्रिज्मिक्स एक एआई ड्रिवन मीडिया कंपनी है जो कि आपको एआई कंटेंट क्रिएट करने में मदद करेगी। और अजय देवगन ने हमारी जो फिल्म मेकर्स होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, उनकी जो कंटेंट क्वालिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए और एआई ड्रिवन कंटेंट को क्रिएट करने के लिए इस नई कंपनी का फॉर्मेशन किया है जिसका नाम है प्रिज्मिक्स। और प्रिज्मिक्स जो कंपनी है उसके चेयरमैन आपको अजय देवगन देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, राजीव शुक्ला रिप्लेसेस जय शाह इन एसीसी लीडरशिप। हम सभी को पता है जय शाह जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन चुके हैं और इसके पहले जो एसीसी बोर्ड के ये मेंबर थे वो पोजीशन वेकेंट हो चुकी है। और हम सभी को ये भी पता है कि एसीसी के जो लीडरशिप है अब किसके हाथों में है? सामी सिल्वा। सामी सिल्वा जो है वो आपको एसीसी के लीडर देखने को मिल जाएंगे। और इंडिया की तरफ से जो एसीसी में एसीसी के बोर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे वो कौन होंगे? राजीव शुक्ला। और इन्होंने जय शाह को रिप्लेस करने का काम किया है। ठीक, चलिए, दिस इज इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप के बारे में। तो वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अंडर 20 कैटेगरी में ये चैंपियनशिप प्रणव वेंकटेश ने जीती है फ्रॉम बेंगलुरु। तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि प्रणव वेंकटेश किस खेल से संबंधित है? तो चेस से संबंधित है। वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप किसने जीती है? प्रणव वेंकटेश ने जीती है। ठीक है, अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है ईयाल जमीर। जैसे कि हमारे देश में भी एक सीडीएस होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, हमारे मिलिट्री के चीफ है, आर्म फोर्स के चीफ है ना? वैसे ही यहाँ पे इसराइल के जो न्यू मिलिट्री चीफ अपॉइंट किए गए हैं इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा, उनका नाम है इयाल जमीर। इयाल जमीर पहले एक टैंक कमांडर थे, डिफेंस मिनिस्ट्री में एज अ डायरेक्टर भी इन्होंने काम किया है और इन्हें न्यू चीफ मिलिट्री चीफ बनाया गया है इसराइल का। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हार्जी हलवी को सक्सीड किया, हलेवी को सक्सीड किया है। नेक्स्ट बात करेंगे फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने अपॉइंट किया है विद्या बालन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर। विद्या बालन जो है वो पहली बार ब्रांड एम्बेसडर बनी है फेडरल बैंक की। और एक स्टीरियोटाइप होता है ना कि जो भी ग्लैमरस एक्ट्रेस होती हैं लाइक आलिया भट्ट है, दीपिका पादुकोण है, इस तरीके की ही एक्ट्रेस को कास्टिंग की जा रही है या एम्बेसडर बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑथेंटिसिटी पे फोकस किया जा रहा है, ऐसा फेडरल बैंक का कहना है। इसलिए विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक का फॉर्मेशन 1931 में हुआ था, कोची केरला में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ केवीएस मनियन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब रिसेंटली अलग अलग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जैसे कि दिलजीत दुसान। दिलजीत दुसान को लिवाइस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शुभमन गिल को एमआरएफ लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बाकी सारे नाम आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। रिसेंटली ये दोनों अपॉइंटमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से पीडीएफ ले लेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दग्गुवती वेंकटेश्वर के बारे में। दग्गुवती वेंकटेश्वर राव एक पॉलिटिशियन रहे हैं, फॉर्मर एमएलए भी रहे हैं। इनकी एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है प्रपंच चरित्र। और इस बुक को लॉन्च करने का काम चंद्रबाबू नायडू ने किया है जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सिंपल सी बात है, प्रपंच चरित्र किसकी बुक है? आंसर हो जाएगा आपका दग्गुवती वेंकटेश्वर राव की बुक आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड द
has approved the reappointment of Sumant Katpalia as a managing director and CEO of which bank for 1 year. तो सुमंत कथपालिया अगेन 1 साल के लिए एमडी एंड सीईओ देखने को मिल जाएंगे आपको इंडसइंड बैंक के, ऑप्शन नंबर सी। इंडसइंड बैंक 1994 में बना था। एचपी हिंदुजा इसके फाउंडर हैं, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ सुमंत कथपालिया देखने को मिल जाएंगे। फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जानना भी जरूरी है कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने देखा था कि 10 मार्च को हम यहाँ पे CISF का राइजिंग डे मनाते हैं। फिर हमने देखा कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम हमारे देश के 13th नंबर के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रख दिया गया है। असम की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रख दिया गया है। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और ये 9th नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है एमपी का, और भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व हो गया है। इंडियन नेवी ने कंक्लूड किया है ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज, जो कि 3 महीनों से चल रहा था बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। फिर 12th एडिशन इंडिया और किर्गिस्तान की एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज खंजर, इसे होस्ट कर रहा है किर्गिस्तान। फिर अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम चेंज करके हमने क्या रखा है, गांडीव रखा है। फिर इंडिया ने आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, न्यूजीलैंड को हराया है। ये फिनाले जो था वो दुबई में हुआ था, होस्ट कंट्री पाकिस्तान थी। फिर इंडिया की जो वीमेंस कबड्डी टीम है उसने एशियन वीमेन कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली है 5th टाइम, 5वीं बार। फिर सिद्धांत भाटिया के बारे में हमने बात की थी, इन्होंने रबांडा ओपन डबल टाइटल टेनिस टाइटल को जीता है। डॉक्टर जयश्री वेंकटेश, इन्होंने रामसर अवार्ड जीता है वेटलैंड वाइज यूज के लिए। और LIC 3rd नंबर की स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड आपको ग्लोबली देखने को मिलेगी। तो ये सभी करंट अफेयर्स हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, आप इन सभी करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। और मैंने 10 यहाँ पर जो 10 PM है, 10 PM पे एक पोस्ट भी किया था। 10 PM पे मैंने आप लोगों के साथ एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया था जिसमें मैंने टॉप हेडलाइन डिस्कस की थी। ठीक है, ना बात करते हैं, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। मुस्तफिकार रहीम, इन्होंने ODI से वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है। ये जो मुस्फिकार रहीम है, ये किस कंट्री के प्लेयर हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। अब रिसेंटली कुछ और प्लेयर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, जैसे कि स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से हैं, रिटायरमेंट लिया है। शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर है। मार्टिन गुप्तिल इंटरनेशनल क्रिकेटर है न्यूजीलैंड से। ठीक है, ऋषि धवन क्रिकेटर रहे हैं, और मोइन अली इंग्लैंड से क्रिकेटर रहे हैं। इन सभी प्लेयर ने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है। डन, इतनी चीजें आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई हों। बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। टेक केयर, और जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।